नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। मंत्री टेनी को हटाने की मांग तेज, बीजेपी नहीं हटाने पर अड़ी। यूपी चुनाव से पहले टेनी को लेकर फंसी बीजेपी, विपक्ष हमलावर। यूपी पंजाब में किसान नेताओं की चुनाव में मांग, टिकैत बोले नहीं लड़ूंगा चुनाव। निजीकरण के विरोध में आज से बैंक कर्मियों की हड़ताल। और महिलाओं की शादी की उम्र 21 होगी साल, इससे फायदा होगा या नुकसान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की। जी हां, अभी 2 दिन पहले ही एसआईटी ने इस रिपोर्ट में कहा था कि जिस तरीके से 4 लोगों को मारा गया था, उनके ऊपर गाड़ी से उनको कुचला गया था, वो हत्या करने के नियत से की गई एक कवायद थी, जिसमें कि अजय मिश्रा टेनी और उनका जो बेटा है आशीष मिश्रा, वो दोनों इन्वॉल्व थे। इस समय अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो इस समय जेल में हैं। और इसको लेकर अब अजय मिश्रा टेनी को लेकर हटाने की मांग बहुत ज्यादा तेज हो गई है। विपक्ष इस पर काफी हमलावर है, लेकिन बीजेपी का जो नेतृत्व है वो ऐसा लग रहा है कि टेनी को हटाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और बीजेपी जो नेतृत्व है उसका ये मानना है कि बेटे की करतूत की सजा आखिर पिताजी को क्यों दी जाए। और इसकी वजह यह है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ये मानता है कि जो एसआईटी का सत्य है वो अंतिम सत्य नहीं है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सब जुडिस है, और इसलिए अभी देखना यह होगा कि अदालत में जो ये सुनवाई चल रही है इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद से अभी टेनी को नहीं हटाया जाएगा। और टेनी को बुलाया भी गया था दिल्ली में, और सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि टेनी को हटाने की बात तो अभी नहीं है, लेकिन उन्हें हिदायत दी गई है, क्योंकि अभी कल ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक पत्रकार से उन्होंने बदतमीजी से बात की थी और सवाल पूछने पर उससे ये कहा था कि कुछ शर्म करो। इस तरीके से वो बौखलाए हुए अजय मिश्रा टेनी नजर आ रहे थे। तो हमला बढ़ गया है, लेकिन बीजेपी उनको मंत्री परिषद से हटाने के मूड में नहीं है। ये वही बीजेपी है, जब आप याद करें, अगर विपक्ष में थी तो किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो यूपीए के मंत्री थे उनके मंत्रियों को बर्खास्त करने की डिमांड्स करती थी और यूपीए मान भी जाती थी। लेकिन वही बीजेपी जब आप आज सत्ता में आ गई है तो उसे चुनावी जमीन ज्यादा नजर आ रही है कि यूपी में चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम टेनी को हटा देंगे तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। तो ये जो ब्राह्मण नाराज वाला जो एक एंगल है वो बीजेपी को इस समय खाया जा रहा है, और शायद यही वजह है कि अजय मिश्रा टेनी को अभी नहीं हटाने के मूड में है। इस पर आप क्या सोचते हैं, फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर भी अजय मिश्रा टेनी से ही जुड़ी हुई है, और टेनी के बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा हमला कर रहा है। और आज भी लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो गई थी इसको लेकर, और राहुल गांधी ने तो एक प्रश्न के दौरान ये भी कहा कि जो अजय मिश्रा टेनी है वो एक क्रिमिनल है, उन्हें हटाया जाना चाहिए, और ऐसे क्रिमिनल्स को मंत्री परिषद में सरकार कैसे रख रही है, और जिसको लेकर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। और उस पर ओम बिरला ने ये कहा कि जो प्रश्न था उसके बारे में बात न करने के बजाय राहुल गांधी ने कोई और बात उठा दी, इसको लेकर राहुल गांधी को चुप करा दिया गया। संसद में तो हंगामा हुआ ही, स्लोगनेयरिंग हुई, अजय मिश्रा टेनी को लेकर काफी हू हल्ला हुआ, और साथ में विधानसभा जो यूपी की विधानसभा है वहां पर भी हल्ला और शोरगुल हुआ, नारेबाजी हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग बार बार अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। और संसद में प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये मामला पूरा सब जुडिस है, इसकी सुप्रीम कोर्ट अभी जांच कर रहा है, इसलिए अभी इस पर सरकार सुनने के मूड में नहीं है। और राहुल गांधी ने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा था कि किसानों की हत्या में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए मंत्री को हटाए जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि टेनी को हटाने की बात पर बीजेपी क्यों अड़ी हुई है, बीजेपी क्यों नहीं हटाना चाह रही है। आखिर अजय मिश्रा टेनी के पास ऐसा कौन सा बीजेपी सरकार का सत्य है कि अगर वो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा तो बीजेपी का नुकसान हो जाएगा, या फिर बीजेपी को किसी एक
बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अजय मिश्रा टेनी के हाथ में वो कौन सी कुंजी है जिससे कि बीजेपी डर रही है कि अगर अजय मिश्रा टेनी को हटा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा। सब ये कह रहे हैं कि चुनाव का मामला है, यूपी के चुनाव सिर पर हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं अजय मिश्रा टेनी, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मिश्रा समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो गुस्सा हो जाए, बीजेपी को वोट ना दे। इस डर के चलते अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया जा रहा है। यहां पर नैतिकता बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखती। इतना गाली गुप्ता करने के बाद भी अजय मिश्रा टेनी बने हुए हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं और नैतिकता के आधार पर ही ये कहा जा रहा है कि बेटे की करतूतों की वजह से आखिर पिता को हम क्यों सजा दे। तो आखिर ये कहाँ का न्याय है। और जो किसान परिवार जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो मारे गए थे, जो रौंदे गए थे, आज इन परिवारों को बीजेपी क्या कहेगी। आज आप खुद सोचेंगे कि यूपी के जो किसान मारे गए आशीष मिश्रा की गाड़ी के नीचे, आज उन परिवारों ने अगर ये चीज देखी होगी और सरकार के इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे और किस मुंह से बीजेपी यूपी के चुनाव में उतरेगी। तो अजय मिश्रा टेनी को लेकर बीजेपी बिल्कुल फंस गई है, नहीं निकालती है तो भी फंसती है और अगर निकालती है तो उससे बड़ी फजीहत बीजेपी की होगी चुनाव में, क्योंकि ये कहा जाएगा कि देखिए आप पहले कानून आपने वापस लिया, फिर आपने किसानों की सारी डिमांड्स को माना और उसके बाद अंत में आकर उस हत्या के मामले में आपको मंत्री को भी बर्खास्त करना पड़ा। तो नैतिकता के आधार पर बीजेपी बिल्कुल कमजोर फुटिंग पर रहेगी। तो अजय मिश्रा टेनी बीजेपी की गले की हड्डी बन गए हैं, निगलते भी नहीं बनता है और ना ही उसको थूकते बनता है। क्या कहना है इस पर आपका, फीडबैक दीजिएगा। तीसरी खबर भी चुनाव से जुड़ी हुई है क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उत्तर प्रदेश और पंजाब की अगर हम बात करें तो ये कृषि प्रधान राज्य माने जाते हैं और किसान आंदोलन का खासा असर इन राज्यों में देखने को मिल रहा है। और जब से किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है तब से बार बार इस बात को लेकर मांग बढ़ रही है कि ये जो किसान नेता हैं क्या ये चुनाव में उतरेंगे, क्या ये जनता की जो सियासत है वो करेंगे या किसी पार्टी का समर्थन करेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के एक पोस्टर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता राकेश टिकैत का एक पोस्टर नजर आया और फिर टिकैत को एएनआई से ये कहना पड़ा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और कोई राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल ना करे। लेकिन ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर बलबीर सिंह राजेवाल को लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। और हालांकि राजेवाल ने कहा है कि अभी हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया है, ये बातें सिर्फ चर्चा में है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। उधर गुरनाम सिंह चरूनी को लेकर की सक्रियता को लेकर भी सवाल बने हैं कि क्या ये चुनाव में शिरकत करेंगे, पंजाब चुनाव में उतर सकते हैं। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं क्योंकि पंजाब में भी राजेवाल के पोस्टर्स लगाए गए थे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने कहा है कि चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे। उधर पंजाब किसान यूनियन के जो रुलदू सिंह मानसा हैं, उन्होंने कहा है कि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं होगा। और संयुक्त किसान मोर्चा का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने ये कहा है कि उनका कोई भी सदस्य चुनावी राजनीति में नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि मोर्चा टूट सकता है। और आपको याद दिला दें कि ये आंदोलन अभी स्थगित हुआ है केवल, लेकिन आंदोलन जारी है। उनकी एमएसपी को लेकर और बाकी चीजों को लेकर जो डिमांड्स हैं वो अभी भी बरकरार हैं और अगर सरकार जरा सा भी पीछे हटती हुई दिखती है तो ये आंदोलन फिर से खड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा अगर ये नेता, चाहे गुरनाम सिंह चरूनी हो या फिर बलबीर सिंह राजेवाल हो या राकेश टिकैत हो, अगर गलती से भी इन चुनावी पोस्टर्स में नजर आएंगे तो सरकार को इसका फायदा पहुंच सकता है। सरकार ये कहेगी कि देखिए ये आंदोलन उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था। तो किसान एक बहुत ही वीक फुटिंग पर नजर आएंगे, ये किसान नेता, अगर ये मोर्चे से अलग हटकर, मोर्चे के स्टेटमेंट्स और उनके वक्तव्यों से अलग हटकर अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं। यानी कि इन किसान नेताओं का चुनावी मैदान में उतरने का मतलब है कि किसान आंदोलन को कमजोर करना और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिल सकता है। तो इसको लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन देखना यह होगा कि किसान अपनी जो विजडम है और अपना जो बुद्धि है, अपना विवेक कितना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल उनको
लोक लुभावन उनका करेंगे, उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हमने पोस्टर्स में राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजेवाल के पोस्टर्स देखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके पोस्टर्स पे आए दिन इस तरीके की खबरें आएंगी। लेकिन देखना यह है कि किसान अपने आप को कितना रिस्ट्रेन कर पाते हैं। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। चौथी खबर में बात करते हैं बैंक यूनियंस की। जी हाँ, 16 दिसंबर है आज। 16 और 17 यानी कि 2 दिन बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है मोदी सरकार, उसको लेकर ये लोग काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और 16 दिन बचे हैं दिसंबर को खत्म होने में, और जितने भी दिन बचे हैं उसमें कई छुट्टियां भी पड़ रही हैं। तो बैंक का कामकाज किस तरीके से उस पर असर पड़ेगा ये देखना होगा। इससे लेकर जो आम आदमी है उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 9 लाख कर्मचारी जो सरकारी बैंक्स के हैं वो हड़ताल पर हैं। लेकिन जो विरोध हो रहा है उसकी भी एक वजह है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के पीछे जो सरकार की मंशा है उसको लेकर ये बैंक के कर्मचारी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। उनका ये मानना है कि अगर 22 प्राइवेट बैंक्स ऑलरेडी हैं तो और प्राइवेटाइज करने की क्या जरूरत है, इन सरकारी बैंकों को खत्म करने की क्या जरूरत है। तो एक ही नारा लेकर ये सारे बैंक के कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं कि बैंक बचाओ देश बचाओ। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है, उस पर एक गंभीर सवाल है कि एक इतना बड़ा तबका 9 लाख अगर बैंक कर्मचारी अगर सड़क पर रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे देश में उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो क्या सरकार इन बैंक कर्मचारियों को नाराज करके और अपने प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा पूरा कर पाएगी? और अगर फिर भी अड़ी रहती है तो फिर इसका खामियाजा शायद सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। और एक बहुत ही एंटी एम्प्लॉय माइंडसेट जो एक सरकार का दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार किसी न किसी निजी हित के लिए ये काम कर रही है और सरकार जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रही है। अगर ट्विटर और सोशल मीडिया अगर आप उठा के देखें तो तमाम लोग आज यही लिख रहे हैं कि ये जो बैंक्स हैं ये नागरिकों के लिए बने हुए हैं, सरकार के बैंक्स नहीं है। तो ये जो एक आवाज इन कर्मचारियों की निकल रही है उसे अनदेखा क्यों कर रही है सरकार, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और ऐसे में आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक रिफॉर्म्स की सरकार कैसे सोच सकता है बिना इन कर्मचारियों से बातचीत किए, बिना इन कर्मचारियों को कोई आश्वासन दिए। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में बात करते हैं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई। जी हाँ, कल कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि महिलाओं की जो विवाह की न्यूनतम उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और अब क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है इसलिए जो तमाम कानून हैं जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, पारसीज मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ये जो तमाम चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट, इन सभी कानूनों में संशोधन होगा और ये संशोधन प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। अब इस विंटर सेशन में ये संशोधन आएगा या नहीं आएगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर संसद में आएगा तो इसको लेकर क्या विवाद खड़ा होता है ये भी किसी को नहीं पता। हो सकता है ये बिल सिलेक्ट कमेटी को चली जाए, स्क्रूटनी हो, अभी ये चीजें किसी को पता नहीं है। लेकिन एक अच्छा कदम है महिला सशक्तिकरण की ओर। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल अगर आप लाल किले की जो स्पीच है वो याद करें तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं में कुपोषण को दूर करने के लिए ये जरूरी है कि एक उचित उम्र विवाह की तय की जाए, जिसके बाद एक टास्क फोर्स का गठन हुआ था और उस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में पिछले साल दे दी थी। उस टास्क फोर्स की अध्यक्ष पूर्व समता पार्टी की सदस्य जया जेटली थी और उनको ये काम सौंपा गया था। तो उसमें तमाम रिकमेंडेशंस हैं कि उम्र को बढ़ाया जाए, सेक्स एजुकेशन स्कूल में लाई जाए, दूर दराज इलाकों में जो शिक्षण संस्थान है वहां पर महिलाओं को परिवहन की सुविधा दी जाए। तो ये तमाम रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन अगर ये कानून बन भी जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती है इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जो माइंडसेट है गांव की अगर हम बात करें तो गांव में आज भी जो विचारधारा है लोगों की वो ये कहती है कि भाई
लड़कियों को पीरियड्स होने के पहले उनकी शादी कर दो। और ज्यादातर गांव में ये देखा गया है कि लड़कियां बहुत छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है, 14 या 15 साल, क्योंकि परिवार डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं, लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कुछ उनके साथ अभद्र चीज हो जाए और इससे पहले कि उनकी शादी कर दी जाए। तो इस माइंडसेट को कैसे तोड़ा जाएगा, उसके लिए जन जागरूक अभियान चाहिए। उसको कैसे रोल आउट करेगी। दूसरी चुनौती पुलिस की है कि जब कानून बन जाता है तो पुलिस के हाथ में क्या डंडा चलेगा, पुलिस क्या डंडे बरसाएगी। जिस तरीके से जिहाद के कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उस तरीके से क्या फिर एक और कानून एक हथियार के रूप में पुलिस के पास आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 21 साल की लड़की है और उसको 2 या 3 महीने बचे हुए हैं 21 साल पूरे होने में, और अगर उसकी शादी तय हो जाती है, तो ऐसे में क्या गारंटी है कि पुलिस उगाही के नजरिए से ऐसे लोगों के केसेस का दुरुपयोग नहीं करेगी। तो ये सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। लेकिन जो एक अच्छी बात है कि एक अच्छी पहल है, और कुपोषण दूर करने के लिए जो स्वास्थ्य है महिलाओं का, उसके नजरिए से, मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से एक ये अच्छा कदम है। और जो एक पेट्रियार्कल सोच है, प्रतात्मक सोच, आज उसको इस कानून और इस प्रस्ताव के जरिए एक बड़ा धक्का पहुंचा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी उपलब्धि है, बड़ी जीत है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन ये अभी यात्रा बहुत लंबी है और इस यात्रा में चुनौतियां बहुत सारी हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @needu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।